लास्ट जो है हम लोगों ने क्या नोट्स लिखी थी हेडिंग, ठीक है। तो नोट्स में स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट लिखो, पहले इंग्लिश में बोल देते फिर हिंदी में, है ना। लिखो, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, comma centroid and incenter are coincide, समबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र, परिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र तथा अंतः केंद्र एक दूसरे पर स्थित होते हैं। लिख गया, लाइज कोइंसाइड। सेकेंड पॉइंट, आर्थोसेंटर कॉमा सर्कमसेंटर लाइज एनीवेयर इन एन ट्रायंगल। लंब केंद्र कॉमा परिकेंद्र त्रिभुज में कहीं पर भी स्थित हो सकते हैं। आर्थोसेंटर कॉमा सर्कमसेंटर लाइज एनीवेयर इन एन ट्रायंगल, कहीं पर भी स्थित हो सकते हैं। अब कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, तो ए बी सी करके लिखना है, ठीक है ना। पहला लिखो ए पॉइंट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल इनसाइड, न्यून कोण त्रिभुज में अंदर स्थित होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल लाइज इनसाइड। बी पॉइंट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लाइज आउटसाइड, अधिक कोण त्रिभुज में बाहर की ओर स्थित होते हैं। सी, राइट एंगल ट्रायंगल ऑन द साइड, समकोण त्रिभुज में भुजा पर स्थित होते हैं। लिख गया। अब उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि कैसे कोई भी ट्रायंगल अगर बना है तो कैसे वो एक्यूट है, कैसे ऑब्ट्यूज है, कैसे राइट एंगल है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे ट्रायंगल है उसमें 3 साइड होती हैं, ठीक है। तो उसमें से जो सबसे बड़ी साइड है उसको ए ले लो। ए जो है वो बी से भी बड़ी है और सी से भी बड़ी है, ठीक है। बी और सी आपस में कैसे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, जो सबसे बड़ा है वो ए है। तो अगर पहला यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा, है ना। अगर ये हम लोग को मिलता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल बनेगा एक्यूट एंगल न्यून कोण। बी, अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा, यानी कि अधिक कोण। सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये राइट एंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज बन जाएगा।
लिख गया। तो ये तो बात हुई हम लोग की नोट्स वाली। अब यहाँ से फिर शुरू हो जाएंगे हम लोग की क्या, क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। लिखो, तो सबसे पहले सेंटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग काम करते हैं इसको रब कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स, त्रिभुज के लंब केंद्र को ज्ञात करो जिसके शीर्ष, ये लिखे हुए हैं हुज वर्टेक्स गिवन बाय, ये लिखा है। तो जैसे ही देखा कि हम लोगों ने वर्टेक्स हम लोग को पता है यानी शीर्ष पता है, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, ये एक ए हो गया, ये बी और ये सी। हमको क्या करना है, हमें सीधे तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि हमें सिर्फ 2 एल्टीट्यूड निकालने हैं, ठीक है। यानी शीर्ष से सामने की भुजा के ऊपर 2 लंब निकालने। कहाँ से निकालने, अपनी मर्जी है। मान लो ये 2 मैं निकाल रहा हूँ, ये L हो गया, ये M हो गया। तो सबसे पहले काम हमने क्या बताया था, हम लोग का पूरी क्लास का एम क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम लोग CL लाइन की इक्वेशन निकालने हैं। तो सबसे पहले AB रेखा की प्रवणता निकाल लो। ये M बराबर 4 - 1/this, तो ये कितना आ जाएगा, M का जो वैल्यू आ गया वो 3/2 आ गया। यानी कि इसकी जो स्लोप आ जाएगी M1 वो -2/3 हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि -1 दिखना चाहिए। तो ये मिल गया। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ CL y प्लस दिस 3y, तो ये 2x प्लस 3y प्लस 17 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब उसके बाद हम AM लाइन की इक्वेशन निकालने की कोशिश करें। AM कैसे निकलेगा, तो BC लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से BC लाइन का स्लोप मान लेते हैं, M निकाल लेते हैं। तो ये 4 + 5 अपॉन, तो यहाँ से M की जो वैल्यू आ गई है 9/4, तो यानी इसका जो स्लोप आ गया वो कितना आ जाएगा, -4/9। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब ये स्लोप पता है और ये पॉइंट पता है A, तो हम लाइन लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AM y माइनस दिस, तो ये 9y - 9, तो ये 4x प्लस 9y माइनस 13 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब सॉल्व करो फर्स्ट और सेकंड को, तो सॉल्व करने के बाद जो x और y की वैल्यू आ जाएगी वही हमारा क्या रहेगा, ऑर्थो सेंटर। तो इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से जब x और y सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू -32 और y की वैल्यू 47/3 आ जाएगी, जिससे इस ट्रायंगल का क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर। इसको लिख लो। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन, त्रिभुज के लंब केंद्र का मान ज्ञात करो जो कि रेखाओं x + y = 0 तथा x y = 0 से निर्मित है। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन। अब जैसे ये देखा, लाइन देखी, तो देखो ये x y = 0, तो इसका एक लाइन x0 है, एक बार लाइन क्या है, y0 है। तो अब यहाँ पे तुरंत हम लोगों ने क्या किया, अब जब 3 लाइनें हमें दे दी जाएंगी, तो ये हो गई लाइन x + y = 1, एक x = 0, एक y = 0। तो हमारा काम क्या होगा कि यहाँ तुरंत क्या काम होगा कि वर्टेक्स निकालने वाली बात हो जाएगी, ABC, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, A का पॉइंट, तो ये A का पॉइंट सीधे आ जाएगा। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो x 0 रहेगा, y बना जाएगा कि नहीं। फिर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, x 1 हो गया और y क्या हो गया, 0। इन दोनों को सॉल्व हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, 0, 0। कोई प्रॉब्लम इसमें। अच्छा, अब जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक एल्टीट्यूड ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे तो सीधे हम लोग को इसकी स्लोप पता है, m का वैल्यू कितना है, ये -1। तो इससे इसका स्लोप हम लोग को मिल जाएगा, कितना हो जाएगा स्लोप इसका,
1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये CL लिख देते हैं, तो ये स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ CL, तो y बाय द 0 दिस, तो यहाँ से y बराबर x, ये इक्वेशन 1 मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, मान लो a से ड्रॉप कर दिया, तो अब इसकी स्लोप y बराबर 0 अगर लाइन लिखी हुई है तो इसकी स्लोप क्या होगी, इसमें m की वैल्यू x है नहीं, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 और y का 1 माइनस, तो m का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया कि नहीं। अब ऐसे भी y बराबर 0, x एक्सिस है, x एक्सिस का स्लोप तो हमेशा 0 होता है भाई, x एक्सिस की प्रवणता क्या है 0 ही रहती है। तो अब तुरंत ये m जब 0 हो गया तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन की जो इक्वेशन आ जाएगी हम लोग के पास इसकी, तो जब उसका स्लोप 0 है तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा इन्फिनिटी, ठीक है। और अब ये स्लोप इन्फिनिटी, ये पॉइंट पता है, इसको LM कर देते हैं, सॉरी M कर देते हैं, तो इक्वेशन ऑफ AM, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, कभी भी जब कोऑर्डिनेट में काम करते हैं तो कभी इन्फिनिटी जब आ जाता है सॉल्विंग में, तो उसको हमेशा हम ये समझ के काम करते हैं कि वो 1/0 है, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई 0। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ये तो सीधे सॉल्व करी हुई दिख रही है, x भी 0 है और क्या y भी, तो ये इसका आर्थो सेंटर आ गया। लेकिन जैसे भी क्वेश्चन हमने तो ध्यान करने के लिए कर दिया है, क्या ध्यान दिलाने के लिए कि अगर लाइनें दी गई तो तुम्हें सारे पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन कम से कम 2 तो निकालने ही पड़ेंगे। जैसे एक इसकी जरूरत पड़ी, एक बार इसकी जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो मिनिमम 2 पॉइंट तो निकालने ही रहेंगे, समझ गए बात। एक दूसरी बात ये है कि इस क्वेश्चन को चाहता तो मैं सीधे सॉल्व कर सकता था, मैं करना ही नहीं था। ये देखो जैसे ये लाइनें तुम्हें दी गई हैं तो उसमें कहीं ये चेक कर लो, ऐसा तो नहीं कि वो कोई 2 लाइनें परपेंडिकुलर हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से कि x बराबर 0, तो x बराबर 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये x बराबर 0 और y बराबर 0 कहाँ पर है, x एक्सिस पे। और इस लाइन को खींचना है, तो इस लाइन को खींचने का मतलब क्या, एक बार x 0, एक बार क्या y। x 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और y 0 रखोगे तो x का वैल्यू क्या 1, 2 पॉइंट मिल गए। और जब 2 पॉइंट मिल गए तो लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है कि नहीं। और अब ये देखो ध्यान से, तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं, समकोण त्रिभुज। और राइट एंगल ट्रायंगल में आर्थो सेंटर हमेशा कहाँ होता है, 90 डिग्री पे होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ 90 डिग्री सीधे पता क्या 0, तो आंसर आ गया सीधे। तो लाइनें दी है, पॉइंट दी, तो एक बार कहीं रफली ये जरूर चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि m1 m2 इक्वल टू -1 वाला हो रहा हो और हमको क्वेश्चन फिर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। तो ये सेकंड मेथड था, इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स रिप्रेजेंट बाय, त्रिभुज के परिकेंद्र को ज्ञात करो जिसके शीर्ष 0, 0, 1, 0, 1, 1 है। अब जैसे ही हम लोगों ने देखा तो अब कैसे निकालना है, ये 0, 0 ये हो गया, B 1, 0, ये C 1, 1 ये हो गया। अब होता क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको कैसे सीखा था, क्या बताया था, सर्कम सेंटर के लिए सबसे पहले इनका क्या निकाल दोगे, मिड पॉइंट। तो यानी B और C का मिड पॉइंट जब निकालोगे कितना आएगा 1, और 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग को एक लाइन निकालनी होगी जो भुजा का लंबवर्धक यानी कि साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर जिसको बोला था हम लोगों ने। तो यहाँ से BC लाइन की स्लोप देख लोगे तो ये तो इन्फिनिटी आ गई, तो परपेंडिकुलर लाइन की इसकी स्लोप क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो अब पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, इसको L नाम दे देते हैं, यहाँ पे कहीं M लिख दो इसको, इक्वेशन ऑफ LM। तो ये y बराबर 1/2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई।
उसके बाद AC लाइन से निकाल देते हैं मिड पॉइंट, ये P मान लेते हैं, तो ये 1/2 कॉमा 1/2 हो जाएगा x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 से। और फिर अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, ये इसको मान लो Q पॉइंट हमने दे दिया है, तो यहाँ से AC इसका स्लोप हम लोग को कितना मिल जाएगा 1 - 0/this, तो 1 आ जाएगा, तो इसका स्लोप हम लोग को मिल जाएगा कितना -1। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, यानी प्रवणता भी पता लग गया, बिंदु भी पता लग गया, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ PQ, तो y माइनस 1/2 -1, तो ये y माइनस 1/2, तो ये x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो यहाँ से सीधे, तो यहाँ से जब सीधे सॉल्व करेंगे तो जब y का वैल्यू भी 1/2 है तो x भी कितना आ जाएगा 1/2, यानी इसका सरकम सेंटर कितना आ गया 1/2 कॉमा 1/2। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना तो इस क्वेश्चन को सीधे सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे भाई, ये जो सिंपल पॉइंट दिए गए हैं तो कभी जैसे बहुत बेसिक पॉइंट है ना, तो उनको देखो कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोकेट कर सकते थे इजीली। ये ओरिजिन था भाई, एक्सिस के ऊपर पॉइंट दिए गए हैं, ध्यान दो, एक्सिस पे पॉइंट दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं वो डाटा हो सकता है सेट हो जाए। अब जरा ध्यान से देखते 0,0 1,0, तो 1,1 ठीक इसके ऊपर आ रहा होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन की सेटिंग दे दी थी। अब अगर यही पॉइंट 1,1 ना देके कुछ और लिखा होता तो फिर पूरा ट्रायंगल बनता, तो ये 1,1 यहाँ आ गया, तो ये आने की वजह से ये ट्रायंगल कैसा बनने लगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, समकोण त्रिभुज बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, बोलो। और जैसे तुमने देखा कि समकोण त्रिभुज बन रहा है यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो सरकम सेंटर क्या होता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी कि विकर्ण के मध्य बिंदु पे स्थित होगा। तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पे निकाल दो सीधे, इसका मध्य बिंदु क्या आएगा 1/2 कॉमा 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, देख लो ये निकाला है। कोई भी दो लाइनें अगर लग रहा है कि वो परपेंडिकुलर जा रही है, कोई भी रेखाएं लंबवत जा रही हैं, तो ये दोनों केस में सीधे काम हो जाएगा। इसको नोट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC, या ये लिख लोगे अब आगे, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC whose circumcenter and orthocenter given by 0,0 and x bar, y bar respectively, then find x bar upon y bar। लिखो, त्रिभुज ABC के शीर्ष, उसके बाद ये लिख लेंगे है ना, अब उसमें लिखना यदि त्रिभुज का परिकेंद्र तथा लंब केंद्र क्रमशः 0,0 व x बार y बार है, तो x बार बटे y बार का मान ज्ञात करो। छूट गया क्या? whose circumcenter and orthocenter lies at 0,0 and x bar, y bar respectively, then find x bar upon y bar। अब यहां पे देखो, अब ऐसे कोई आर्थोसेंटर निकाले, ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे किसी ने क्वेश्चन में दिया, क्या देखो ये क्या है, सरकम सेंटर और आर्थोसेंटर दे दिए गए कि नहीं, और दूसरी चीज ट्रायंगल में वर्टेक्स दी हो, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। मैंने क्या कहा कि त्रिभुज में अगर शीर्ष पता हो, परिकेंद्र और लंब केंद्र पता हो, तो पूरा सॉल्व नहीं करना है, तो उसमें तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए बात, ये कौन सी, रिलेशन बिटवीन CGO,
ठीक, ये किस रेशियो में था, 1:2 था। सरकम सेंटर क्या है, 0,0। आर्थो सेंटर उन्होंने बोला x बार कॉमा y बार। अब जरा ध्यान से देखो तो इससे हम g निकाल सकते हैं कि नहीं, अरे गुरुत्वाकर्षण इंटरनल डिवीजन वाले फार्मूले से। तो ये 1 इंटू एक्स बार प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अपॉन में 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। और यहाँ से ऐसे 1 इंटू वाई बार 2 इंटू 0 अपॉन में 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये है तो इसी ट्रायंगल का। तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड मैं निकालता हूं, अब जो कोई वर्टेक्स पता है तो जी इससे भी तो आ जाएगा। तो यहां से जी जो मैंने निकाल दिया, तो ये क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और दूसरा हो जाएगा x1 tan अल्फा प्लस x2 tan बीटा और x3 tan गामा बाई 3। तो ये दोनों एक ही जब ट्रायंगल के, एक ही त्रिभुज के, तो आपस में समान होने चाहिए कि नहीं। तो जैसे मैं इनको बराबर कर दूंगा तो मुझे देखो क्या हुआ है, ये दोनों जब बराबर हो तो नीचे 3 से 3 कट जाएगा कि नहीं। तो यानी कि x बार बराबर कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 हो गया कि नहीं हो गया। और दूसरा जब y वाले को बराबर करोगे तो y बार बराबर क्या आ जाएगा, x1 tan अल्फा x2 tan बीटा x3 tan गामा। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। हमें चाहिए x बार अपॉन y बार, तो यहां पर ये x बार अपॉन y बार क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, x1 tan अल्फा x2 tan बीटा और x3 tan गामा, ये आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा सबको कि मैं चाहूँ तो ये आंसर यहीं पे ख़त्म कर सकता हूँ। इसमें दो तरीके के आंसर लिखे जाते हैं। कैसे, एक जो अब ये दूसरा आंसर जो सेटिंग वाला है, नॉर्मल कोई क्वेश्चन होगा तो एक आंसर ये रहेगा ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन सेटिंग वाला भी होता है, जैसे इस क्वेश्चन में सेटिंग है, ठीक है। तो इस वजह से दूसरा आंसर कैसे भी हो सकता है कि जिसमें x1 और x2 और x3 की टर्म को गायब कर दिया गया है। तो अब दूसरा आंसर वो कैसे लिख सकते हो, अपने आप सोचो 2 मिनट पहले कि यहाँ पर x1 x2 x3 को गायब कैसे करके वो आंसर लिखा जा सकता है। पहले इसको लिखो फिर उसको सोचते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ से कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि इसमें सेटिंग वाली बात में ढूंढनी। देखो सेटिंग कहाँ से ढूंढनी रहती है, ज़्यादातर तुमको ध्यान बता दें, वो ढूंढनी रहती है सरकम सेंटर से, यानी परिकेंद्र से। देखो इस क्वेश्चन ने परिकेंद्र क्या दिया गया, 0,0 दिया है कि नहीं। और परिकेंद्र एक ऐसी जगह थी जहाँ से शीर्षों के बीच की दूरी आपस में हमेशा क्या रहती थी, बराबर। ये बात हम लोग को पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो अगर मान लो ये दूरी का हम नाम d दे दे रहे हैं तो हर एक चीज़ d ही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो मैं एक d की वैल्यू निकालता हूँ। तो यहाँ से जब d की वैल्यू मान लो मैंने d से ये वाला निकालना शुरू किया तो d बराबर क्या हो गया, ये 2 पॉइंट दे दिए गए हैं। तो यहाँ से x1 स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा। तो d इक्वल टू x1 सेक अल्फा, तो x1 इक्वल टू d कॉस अल्फा। अच्छा, अब जब ये x1 की वैल्यू d कॉस अल्फा आ गई तो यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि ये x1 के साथ है, ऐसे ही x2 के साथ होगी, ऐसे ही किसके साथ होगी, x3। तो जब x2 के साथ होगी तो x2 इक्वल टू d कॉस बीटा और x3 इक्वल टू d कॉस गामा। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये x1 x2 x3 की वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग जो है पुट कर देंगे। तो ये x1 की वैल्यू d कॉस अल्फा d कॉस बीटा d कॉस गामा अपॉन d, यहाँ से x1 की वैल्यू d कॉस अल्फा tan अल्फा d कॉस बीटा tan बीटा d कॉस गामा tan गामा हो जाएगा। अच्छा, d ऊपर से भी कॉमन हो जाएगा और ये cos और ये tan है तो ये मिलके क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ऐसे दूसरा वाला भी हो, ऐसे ही क्या तीसरा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये cos अल्फा प्लस cos बीटा
प्लस कॉस गामा अपॉन साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा। तो अब ये तुमको बता दूं, ये क्वेश्चन जैसे हम लोग बताए मैं तुम्हें, ये IIT एडवांस का ही क्वेश्चन मैंने तुमको कराया। तो जब IIT एडवांस में आया था तो उसका आंसर इसी फॉर्मेट में ऑप्शन में था। ठीक है, ये एडवांस का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट का। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो फिर से, फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स गिवन बाई। त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो जिसका शीर्ष ये लिखा हुआ है बोर्ड पे। अच्छा, अब यहां पर जैसे उसने बोल दिया है इन सेंटर, तो फिर इस पे हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग को सिर्फ एक ही बात ध्यान करनी है, फार्मूला। ठीक, और उस फार्मूले में क्या ध्यान रखना है, ए के सामने की साइड को स्मॉल ए से लिख रहे थे, तो ये ए कितना आ जाएगा, यहां से अगर देखोगे तो ए की वैल्यू जो है 2 ही आ जाएगी। और ये बी के सामने स्मॉल बी, ये भी कितना आ जाएगा 1 3 4, तो ये 2 आ जाएगा। और सी के सामने की साइड को स्मॉल सी से, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो ये भी 2 आ जाएगी। और फिर क्या थी अगली बात कि ए के ऊपर x1 y1, बी के ऊपर x2 y2 और सी के ऊपर x3 y3। फार्मूला हम लोग को ध्यान है, इन सेंटर का फार्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, ax1 प्लस bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस by3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए ये 2 हो गया, x1 1, b 2 हो गया, x2 0, c की वैल्यू 2 और x3 की वैल्यू 2 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 2, कॉमा 2 y1 का वैल्यू √3, b 2 है, y2 की वैल्यू 0, c 2, y3 की वैल्यू 0 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 2। तो ये i का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, यहाँ पर 6/6 आ जाएगा, कॉमा 2√3/6, ये कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनली ये √3 हो जाएगा। तो इन सेंटर जो हो गया 1,1/√3, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगा, वो बात ये है कि अगर सब लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ध्यान दिए होते तो ये फार्मूला लगाना नहीं था। अब चूंकि मैं क्लास में कर रहा था इसलिए लगा के कर दिया, मैं क्यों नहीं लगाता ये फार्मूला, जरा सोचो। ए बी सी तीनों की वैल्यू बराबर है कि नहीं। और आज की क्लास का पहला पॉइंट, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड आर कोइंसाइड। मतलब समबाहु त्रिभुज के अंदर लंब केंद्र, परिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र, अंतः केंद्र क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर लाई करते हैं कि नहीं, एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। तो इसका मतलब मुझे इस त्रिभुज से सिर्फ और सिर्फ गुरुत्व केंद्र निकाल देता, वही बन जाता क्या जो मुझे पूछा गया है, क्या अंतः केंद्र यानी इन सेंटर। देख लेते सीधे, यहाँ पे लिखा था x1 प्लस x2 प्लस x3 by3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 यानी 1,1/√3 लो आंसर। तो ये पॉइंट्स जो नोट्स वाले दिए गए हैं ये अपने को ध्यान रखना जरूरी है। क्लियर। तो ये तो बात हो गई, ये यहाँ से क्वेश्चन के काम खत्म हो हम लोग के, जो सेंटर से रिलेट है उससे नोट्स वाला जो पॉइंट दिया था उनमें कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये टॉपिक का काम खत्म हुआ। फिर लास्ट क्लास में और जो टॉपिक थे हमारे रोम्बस का एरिया और ये सब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वगैरह, उन सब से चलते हुए अब क्वेश्चन वहाँ के क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो इसको नोट कर लो। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द लाइन ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c इक्वल टू 0। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो कि रेखाओं ये लिखी हैं से निर्मित है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान करो
कि जब भी ये फिगर हम लोग बोल रहा है रोम्बस, ये क्या पैरेललोग्राम बोला है ना, तो जैसे हम लोगों ने बोला पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज, तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि लाइनें कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। इसके अंदर 4 लाइनें हैं। कैसे? प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस। तो हम लोग एक एक लाइन लिख लेते हैं। पहला तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। फिर हमने क्या चीज़ सिखाई थी कि जो भी लाइन होगी इसको y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में लिख दोगे। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं y बराबर माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। दूसरा और ये 4th लाइन। और जिन 2 लाइनों में m बराबर है, एक m1 हो जाएगी, फिर जिन 2 लाइनों में एक बराबर है वो क्या आ जाएगी, m2। इस किसको m1 लिखना है, किसको m2 लिखना है, ये अपनी मर्जी है। ये हो गया। फिर ये जो बचा था ये क्या हो जाएगा, एक C1 हो जाएगा, और दूसरा वाला विद साइन लेना है, दूसरा वाला क्या रहेगा C2, और फिर एक में क्या था D1 और एक में क्या था D2। तो एरिया जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2 माइनस C बाई बी, और D1 C बाई बी माइनस ये C बाई बी माइनस A बाई बी माइनस दिस। ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2c² अपॉन ए बी। c² तो प्लस ही होगा, इसलिए मॉड सिर्फ नीचे रह जाएगा, तो 2c² अपॉन मॉड ए बी इसका आंसर आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए ना, इसमें कैसे रोम्बस का एरिया निकालना, क्या कैलकुलेशन करनी, समझ गए। चाहे कोई रोम्बस बोर्ड दे पैरेललोग्राम, दोनों के लिए ही ट्रू है। हमने पिछली क्लास में बताया था कि वो सारे फिगर जिनमें आमने सामने की साइडें कैसी हैं, पैरेलल है, उन सब के लिए क्या है, सही है। लिखो नेक्स्ट। अब यहाँ से ये आर्टिकल शुरू होते हैं। लिख डालेंगे हेडिंग फैमिली ऑफ द लाइन। तो लोग इंग्लिश में ही लिख लो, परिवार, रेखाओं को परिवार क्या लिखोगे, है ना। और इंग्लिश में ही इसका एक नाम दूसरा और भी होता है, इसी को बोलते हैं पेंसिल ऑफ द लाइन। इसमें 3 आर्टिकल होते हैं, ठीक है, 3 आर्टिकल चलेंगे। सबसे पहले बात आती है कॉन्करेंट लाइन की, जिनको बोलते हैं हम लोग हिंदी में संगामी रेखाएं। मतलब कॉन्करेंट का मतलब क्या, जो एक ही पॉइंट से निकले वो क्या है, कॉन्करेंट। संगामी मतलब जहाँ एक जगह संगम हो। भाई संगम का मतलब क्या है, जहाँ अलग अलग नदियाँ मिलती हैं आके, ठीक है। भाई इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है, ठीक है। तो जब 2 चीज़ों का वहाँ पे संगम हो रहा था तो कॉन्करेंट। तो यहाँ पर जब लाइनें एक ही पॉइंट से निकलने लग जाएं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट, ठीक। और ये लाइनें कितनी होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा, ठीक है। 2 से कम में से कॉन्करेंट नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, अब हेडिंग डालेंगे पहला, कॉन्करेंट लाइन, संगामी रेखाएं। लिख गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 3 लाइनें लिख लेंगे। अब देखो इसको अगर हम लोग पुराने टाइम में अगर बात करें तो हम लोग इसको कैसे करते थे, फैमिली ऑफ द लाइन में नहीं लेते थे, एक नॉर्मल आर्टिकल समझ के इसको छोड़ दिया जाता है कि कॉन्करेंट लाइनें हैं। तो क्या किया जाता था, क्या सिखाया जाता था, इन 3 में से कोई भी 2 लाइनें ले लो, उन दोनों लाइनों को क्या निकाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
वो हमेशा तीसरी लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, मतलब दो रेखाओं का हम क्या निकालें, प्रतिच्छेद बिंदु, और वो तीसरी रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट अगर कर रहा है तो इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं, संगामी हैं, तो वो काम करने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह सीधे अगर ये लाइनें कॉन्करेंट है तो सीधे ये कंडीशन होगी कि डिटरमिनेंट फॉर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म आर ऑलवेज जीरो। मतलब अगर रेखाएं संगामी हैं तो एक्स वाई और कांस्टेंट नंबर जो लिखा है इससे निर्मित सारणी का मान 0 होगा। तो हम लोग सीधे इसी से काम करेंगे अगर लाइनें कॉन्करेंट हैं। लिख गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे होता था, तो यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो, फाइंड के फॉर गिवन लाइन्स आर कॉन्करेंट, के का मान ज्ञात करो जिसके लिए रेखाएं संगामी हैं। तो तुरंत हम क्या करेंगे कि इससे डेल्टा निकाला जाएगा, मतलब ये ट्रायंगल सीधे निकाल दो कि डेल्टा उल्टा लिखने की जरूरत नहीं है। वैल्यू कैसे रखनी बात समझ में आ गई है। और इसके बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये 2 अब इसको सॉल्व कर देंगे जिससे के का मान आ जाएगा। तो सॉल्व करके फटाफट बताएंगे कि के की वैल्यू क्या आ रही है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू के की वैल्यू तो उसमें 4 आ जाएगी, और यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में के की वैल्यू 4 आएगी। अब यहाँ कैलकुलेशन ऑफ फिक्स पॉइंट, सबसे पहले ये जान लेते हैं फिक्स पॉइंट क्या होता है। फिक्स पॉइंट क्यों बोले, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बोले, एक ही मतलब है। फिक्स पॉइंट क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि ये तीनों लाइनें जो है एक ही पॉइंट से जा रही थी। तो ये जब तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से जा रही थी तो ये जिस पॉइंट से होके जा रही हैं इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फिक्स पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे फिक्स पॉइंट निकलेगा कैसे। तो फिक्स पॉइंट को निकालने से पहले हम लोग कैसे निकाल सकते हो फिक्स पॉइंट, वो तो अभी हमने देख लिया कि यहाँ पर दो लाइनों को सॉल्व कर देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं है। हम लोग को दिया क्या है पहले वो जान लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक पॉइंट लिखेंगे, लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ intersection of the line L1 equal to 0 and L2 equal to 0। लिखेंगे रेखा L1 बराबर 0 तथा L2 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। रेखा L1 बराबर 0 तथा L2 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ये कैसे दिया जाता है, तो जब कभी भी ये लाइन हमें दे दी जाएगी कि जैसे किसी ने क्वेश्चन ने कहा कि दो लाइनें दे दी गई हैं और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन जा रही है, मतलब दो रेखा दे दी गई उनके प्रतिच्छेद बिंदु से लाइन जा रही है, तो तुरंत सबके दिमाग में बात आ जानी चाहिए, वो लाइन होगी L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। और यहाँ पे लैम्डा क्या होगा, स्केलर होगा। तो लैम्डा की वैल्यू, स्केलर मतलब रियल नंबर कोई होगा, लैम्डा की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में कैलकुलेशन करके निकाली जाएगी। ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन की हेल्प से निकल के आया करेगी, ठीक है। तो अब हम उल्टी बात बता रहे हैं, क्या ये जो लाइन असल में है L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0, ये ध्यान रखेंगे ये हमेशा L3 लाइन की इक्वेशन हो रही होती है। किसकी इक्वेशन हो रही होती है, L3 लाइन की। किसकी, L3। तो अब तुरंत यहां दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि जैसे किसी ने कहा कैलकुलेशन ऑफ फिक्स पॉइंट, तो तुरंत हमें ध्यान रखेंगे कि मुझे क्वेश्चन में L3 लाइन की इक्वेशन पता है। किसकी इक्वेशन पता है, L3 लाइन की इक्वेशन बताओ। और L3 के अंदर छुपा हुआ कौन है,
L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। तो यहां से L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 ये रहेगा। उसके बाद L1 लाइन को अलग 0 के बराबर कर दोगे और L2 लाइन को अलग 0 के बराबर कर दोगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर दोगे x और y के लिए। और जैसे x और y के लिए सॉल्व कर दोगे वही हमारा क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स पॉइंट, वही हमारा निश्चित बिंदु हो जाएगा। अब होगा कैसे, क्वेश्चन में जान लेते हैं लैम्डा कैसे होगा। क्वेश्चन में लैम्डा लिखा हुआ कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन के अंदर दो चीजें होंगी। क्या, पहला, या तो क्वेश्चन के अंदर एक कांस्टेंट होता है या फिर क्वेश्चन के अंदर दो कांस्टेंट है। मान लो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होगा, इस तरीके से होगा, मैं तुमको विजुलाइज करा दे रहा हूँ। जैसे मान लो इक्वेशन लाइन की लिखी हुई है तो उसके अंदर x का टर्म होगा, y का टर्म होगा, साथ में a का टर्म होगा और क्या टर्म होगा, b का। तो मैं करूंगा क्या कि पूरी इक्वेशन से a वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे। a वाला जब एक साथ करोगे तो ब्रैकेट के अंदर x y के टर्म बनेंगे, फिर b वाला एक साथ कर लोगे, ब्रैकेट के अंदर x y के टर्म बनेंगे। अब जब तुमने इसको ऐसे किया तो a ये प्लस b इसके साथ दिस, तो ये a के मल्टीप्लाई में जो लिखा हुआ है ये एक लाइन को बता रही होगी, मान लो L1 को बता रही है। b के जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ वो किसको बता रही है, L2 को। तो L1 को अलग 0 के बराबर कर दो और L2 को, और फिर x और y के लिए सॉल्व कर दो, जिससे क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स पॉइंट। अगर एक ही कांस्टेंट है, मान लो a ही कांस्टेंट है, तो a वाले टर्म को एक साथ कर लोगे, उसके ब्रैकेट में कुछ आ जाएगा और दूसरे वो होंगे टर्म x y के जो अलग रहेंगे। क्लियर, तो वो x y के टर्म वाला एक टर्म हो गया और a दूसरा वाला हो गया। तो ये एक L1 का ये काम कर रहा है और L2 का ये काम कर रहा है। तो L1 को अलग 0 के इक्वल कर लोगे और L2 को, जिससे फिर सॉल्व कर दोगे x और y के लिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये पार्ट जो है मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, और दूसरा ये एडवांस के लिए और इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन एडवांस में कोई जरूरी नहीं कि इसी टॉपिक से आए, मतलब इस चैप्टर से आए। ये फिक्स पॉइंट एक ऐसा आर्टिकल है जो पूरी कोऑर्डिनेट में चलता रहता है। वो सर्किल में भी है, पैराबोला में भी है, इलिप्स में भी है और हाइपरबोला। तो किसी दूसरे चैप्टर के साथ जब फिक्स पॉइंट मिल जाता है तो वो क्वेश्चन एडवांस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और सीधे ये मेंस के लिए बहुत होता है। और सीधे एडवांस में अगर ये सीधे आता है तो फिर कैसे आता है, इसमें 3 कांस्टेंट जोड़ दिए जाते हैं, ए बी सी। अब अगर कभी क्वेश्चन में 3 कांस्टेंट आ जाए ए बी सी, तो हमेशा उस क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ भाषा में जो है उसको छुपा दिया जाता है, ए बी और सी के बीच में रिलेशन को। तो उस भाषा से ए बी सी में रिलेशन बनाओ और उस रिलेशन की हेल्प से पूरी इक्वेशन को 2 कांस्टेंट में बदलोगे। और जब 2 कांस्टेंट में बदल जाएगी तो फिर ये वाला मैकेनिज्म लगा दोगे। मान लो 2 कांस्टेंट ए और बी बचे तो ए वाला एक साथ, बी वाला, और फिर L1 को अलग 0 और L2 को, जिससे सॉल्व करोगे x और y तब निकल के आएगा। क्लियर, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर अब क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स पॉइंट ऑफ द लाइन ये लिखा हुआ। अब जैसे मैंने इसको लिखा तो तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए, 2 कांस्टेंट लगे हुए हैं तो a वाला एक साथ और b वाला एक साथ। एक साथ तो ये x प्लस 2y माइनस 1 बी वाला एक साथ कर लिया, और अब एक लाइन ये L1 बन जाएगी और एक लाइन क्या बन जाएगी, ये L2। निकाल लो। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, निकाल दो इसको x y की वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगला एक क्वेश्चन और लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स पॉइंट ऑफ द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देख लो 3 कांस्टेंट है, इसलिए इसमें भाषा में छुपा होगा या कोई कंडीशन दे दी होगी। जैसे हमने लिख दिया कि वेयर ए बी सी आर इन ए पी मतलब समांतर श्रेणी। निश्चित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो,
रेखा के निश्चित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ये रेखा है जहाँ ए बी सी क्या है, समांतर श्रेणी में। तो तुरंत सबके दिमाग में बात आ जाएगी कि भैया ए बी सी अगर ए पी में है तो 2b बराबर a प्लस सी, तो इसको एक को किसी को गायब कर देना होगा। तो क्या, जैसे हमने b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 लिख दिया, तो b की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, फिर 2 से ये एलसीएम हो जाएगा। अब जब दो कांस्टेंट दिख गए तो तुरंत सबके दिमाग में बात आ गई कि अब इसमें दो कांस्टेंट कौन से, ए और सी, तो इसलिए ए वाला एक साथ और सी वाला एक साथ। तो ए वाला एक साथ किया तो 2x प्लस वाई, अब सी वाला एक साथ कर ले रहे हैं, तो यहाँ से 2x प्लस वाई बराबर 0 और दूसरा y प्लस 2 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया -2 और x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेकेंड मेथड एक और बता रहा हूँ। सेकेंड मेथड क्या है, ये हमेशा नहीं लगेगा, ये तब लगेगा जब तीन कांस्टेंट का रिलेशन पता है। इधर देखो, अगर मुझे तीन कांस्टेंट का रिलेशन पता है, ठीक, तो या तो उसको गायब करके कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो। देखो इधर ये ए बी सी लिखा है और तीन कांस्टेंट का रिलेशन लिखा है, तो ए के नीचे ए वाला लिखो, बी के नीचे बी वाला लिखो, सी के नीचे सी वाला लिखो, और उसके बाद फिक्स पॉइंट से जा रहे हैं तो ये मानोगे कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों क्या है, और जैसे तुम इनको दोनों को आइडेंटिकल मानोगे तो ए बी सी के कोफिशिएंट बराबर करोगे। तो यहाँ ऊपर x है, नीचे 1 है, ऊपर b का कोफिशिएंट क्या है y, नीचे क्या है 2, c का गुणांक 1, नीचे भी, तो x बराबर 1 और y बराबर -2। देख लो आंसर आ गया। लेकिन ये तीन ही कांस्टेंट में लगेगा, हर जगह नहीं लगेगा, ठीक है। तीन कांस्टेंट वाला रिलेशन दिया तो सीधे इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हो गए इसके क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी के क्वेश्चन अभी और आगे बढ़ेंगे, वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक भाई। फिर थैंक यू।